अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उमैद शामजान और करंट अफेयर्स के सिलसिले का ये दूसरा हाउ टू अटेम्प्ट सीरीज का आज हमारा सेशन है। हाउ टू अटेम्प्ट हम पास्ट पेपर्स बेसिकली इसमें डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एटलीस्ट उनका एक आउटलाइन स्ट्रक्चर के स्टूडेंट्स को कैसा जवाब देना चाहिए जो कि एक बेहतर और मुनासिब जवाब हो सकता है। इसी सिलसिले में आज हम 2017 का पेपर देखने जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पॉज़ कर लें और 2017 का पेपर अपने पास आप ओपन कर लें ताकि मुझे सवाल यहाँ पूरा ना लिखना पड़े। 2017 में जी 2016 की तरह पहला सवाल तो तकरीबन रिपीट हुआ। हाइलाइट द रोल ऑफ नेशनल एक्शन प्लान इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, क्रिटिकली एनालाइज इट्स आउटकम। सेम एनालिसिस जो मैंने 2016 के पेपर में दिया हुआ है वही यहाँ पे फिट इन हो सकता है। वो 2016 वाला जो इससे पहला पार्ट वन, ये पार्ट टू का आज का सेशन है, इससे पहले पार्ट वन का, और वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। आप उसका पहला ही सवाल है उसको देख लीजिए जी। सेकंड जी, what measures do you suggest to improve security conditions of Balochistan in respect to CPEC and the role of regional powers to sabotage it? तो जनाब क्या रोल जो है वो आप देखती हैं? पहले तो इस तरह के सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, तो आप उसको जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है वो थोड़ी-सी बता दें कि बलूचिस्तान की विद रिस्पेक्ट टू सीपैक क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं? वो आप थोड़ा-सा उसको 1-2 पैराग्राफ्स में बता दें। फिर स्पेसिफिक में आ जाएँ कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो मेजर्स कि जिनसे आप बलूचिस्तान की सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू द रीजनल पावर्स वो कैसा अपना इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो वो एक ही आपका जो है वो आंसर बनना चाहिए। तो मेजर्स में आप कोई थिंक टैंक नहीं है भाई, आपने एक रैशनल आंसर देना है, ये ज़हन में रखिएगा। कभी भी ये नहीं सोचना कि आप कोई कोई आपसे कोई पॉलिसी सजेशन, आपकी बातों पे कोई जो है वो पॉलिसी बन जानी है, आपने एक रैशनल एकेडमिक जवाब देना होता है। सो देखते हैं। सो मेयर्स में आपको 6-7 मेयर्स 20 नंबर के सवाल में शुरू में 2 पैराग्राफ तो आपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में बता दिया। इम्पोर्टेंस ऑफ, उससे पहले इंट्रोडक्शन में आपने इम्पोर्टेंस ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश कह रहा हूँ, बलूचिस्तान के बारे में बता दिया। ठीक है जी। सो उसके बाद आप प्रेजेंट सिनेरियो में आ गए, फिर उसके बाद आप मेयर्स में, तो ये आपका 1 पेज तो तकरीबन ये पहले वाली चीज़ों में हो जाना। अब जो वहाँ पे आंसर शीट मिलती है, उसपे मोर देन 25 लाइन्स होती हैं, तो आपकी 1 पेज तो इस पे निकल गया। उसके बाद मेयर्स में आप आ जाएँ टू द पॉइंट स्पेसिफिक जनाब। फॉरेन आप कह दें जी मिलिटेंट्स को डील करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए उनको। फिर उसके बाद जनाब स्ट्रिक्ट आप कह दो जी कि डिप्लोमेटिक मेयर्स लेने चाहिए pertaining to countries from the east as well as west of पाकिस्तान, उनके हवाले दे दें आप। फिर उसके बाद जनाब डायलॉग डायलॉग विद सेपरेटिस्ट ग्रुप्स। वैसे इसके लिए 3D स्ट्रेटजी का वर्ड ज़्यादातर एकेडमिक सेंस में यूज़ होता है, डेटरेंस, डायलॉग, डेवलपमेंट। सो तीनों चीज़ों को चलाना चाहिए। फिर इसके अलावा जो एजुकेशन, जॉब्स फॉर पीपल ऑफ बलूचिस्तान, फिर उसके बाद अवेयरनेस अमंग पीपल ऑफ बलूचिस्तान सो दैट कि वो किसी फॉरेन एलिमेंट कोई उनको प्ले ना करे। देन उसके बाद जनाब एक नेशनल हार्मनी कमेटी सो दैट बलोच के ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा सके। देन यू कैन राइट वन और टू अदर relevant points, just like more openness in Balochistan, media, press, tourism, ओपन सोसाइटी बलूचिस्तान की करनी चाहिए। सो ये इश्यूज थोड़े बहुत जिनको एड्रेस किया जा सकता है। देन
addressing grievances related to CPEC. CPEC projects की अवेयरनेस दी जाए, उनके ग्रीवेंसेस एड्रेस किए जाए। सो यूं आप एक मिक्स अप्रोच के साथ एक जवाब बना सकते हैं इस सवाल का। तीसरा फिर critically analyze US-Russia relations to in context of ISIS and its impact on the security situation of Middle East. अच्छा जी, 2014 से 15 में ये क्लियर हो गया था यूएस और रशिया को दैट कॉमन एनिमी ISIS है। 2013 से 15 में यूएस बिलीव एनिमी असद है, तो वो उसकी तरफ सारा उसको हटाओ, उसको हटाने पे एफर्ट करते रहे। बाय 2014 टू 15 दे वर क्लियर कि हमारा कॉमन एनिमी, और उसको हमने फिर मिल के एड्रेस करना, और ये मिल के एड्रेस फिर 2015 से ऑनवर्ड्स आज तक चल रहा है। नाउ ये सक्सेसफुल कितने हुए हैं, तो उसमें यूएस पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि हम 2015 से एक्टिव, सीरिया के कॉन्टेक्स्ट में, इराक के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा जो अचीवमेंट्स हैं वो यूएस की, और रशियंस तो 2017 तक ग्राउंड पे आए ही नहीं। सो ये एयर लैंड अंडरस्टैंडिंग, रशियंस एयर स्ट्राइक्स ही करते रहे, लैंड ट्रूप्स यूनाइटेड स्टेट्स की वो मौजूद रही। रशियन पर्सपेक्टिव ये है कि ठीक है, हम लैंड ग्राउंड पे तो 2017 में आए, लेकिन फ्रॉम 2015-17 हमने असद रजीम को सपोर्ट किया, और फिर जो अलायंस थे लाइक ईरान, लाइक हिजबुल्ला एक्सेट्रा, उनको एम्पावर किया टू फाइट ISIS। नाउ ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो मौजूद है, लेकिन दोनों ने अपना रोल प्ले किया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या वाकई ISIS को एड्रेस कर लिया क्या? सो इशू ये कि नो डाउट टेरिटोरियल कॉन्टेक्स्ट में तो आपने श्रिंक किया ISIS को, बट अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें कि 2018 से 19 में there are 250 attacks by ISIS outside its areas, Afghanistan, Pakistan, Middle East के other countries, and within Iraq in the same time there are 1200 attacks. So ये जो joint effort थी, इसने टेरिटरी तो श्रिंक की, लेकिन ISIS मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। सो अपने इस लूज एसोसिएशन को एक रेटरिक के जरिए कहा तो जा रहा है कि ISIS को हमने डिफीट कर दिया, पर ये तो इसमें जितने स्प्लिंटर ग्रुप्स बन गए वो सारे अक्रॉस द ग्लोब फैल गए। और ये एक प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2016 से 17 में इवन अफगानिस्तान में भी यूनाइटेड स्टेट्स ने मदर ऑफ ऑल बम वो भी गिराया ISIS के ठिकानों। सो टेररिज्म या वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में यूएस जहां भी हमें नजर आता है, तो हमें नजर आता है कि यूएस टेरिटरी से इलिमिनेट करो उस ग्रुप को, और उसके बाद वो कहां जाता है ग्रुप, ये हमारी हेडिक नहीं है। सो ISIS के कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सट्रीमिज्म ये एक्सपैंड हुई है, इसके ऑफशूट्स बढ़ते गए हैं। यूरोप तक इसका असर हमें नजर आता है इसी फेज में। 2015 से 17 में ही तो पेरिस में भी हमला हुआ, अनकरा में भी हमला हुआ। सेकेंडली, both the countries heavily relied on Kingdom of Saudi Arabia and Iran providing assistance and support.
and it resulted into a regional rivalry, a, a rebirth of regional rivalry, जिसकी मैनिफेस्टेशन यमन में भी हमें फिर नजर आती। सो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इस सवाल के जवाब को लेके चलूंगा। नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक। अच्छा जी, बड़ा मजेदार और बड़ा आसान सा सवाल है। नहीं नहीं, ये नहीं है, सॉरी सॉरी, हाँ ऊपर है। एक्सप्लेन द salient contours of the US rebalancing policy and China's assertive policy। अच्छा जी, क्वेश्चन पेपर सामने रखें ताकि आपको, मैं कुछ जवाब तो लिख नहीं रहा मैं। अच्छा जी, रीबैलेंसिंग है क्या बेसिकली ना जी? रीबैलेंसिंग बेसिकली जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो है कि यूएस इज ए पैसिफिक नेशन, ठीक है जी। मिलिट्री असिस्टेंस टू पैसिफिक कंट्रीज, इकोनॉमिक असिस्टेंस टू पैसिफिक कंट्रीज, ठीक है जी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, सिक्योरिटी गारंटर यूनाइटेड स्टेट्स, डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द रीजन। मेन जो उसके प्रिंसिपल। लेकिन बेसिकली ये बात शुरू कहाँ से हुई? ये बात शुरू हुई 2011-12 से, जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने नारा लगाया पिवट टू एशिया। लेकिन पिवट टू एशिया का जैसे ही नारा लगाया, तो फिर आपके मिडिल ईस्ट और यूरोप के जो अलाय पार्टनर्स थे, उन्होंने ये, वहां से रिएक्शन आया कि भाई पिवट टू एशिया मतलब अब हमारे मिडिल ईस्ट और यूरोप के अलाय पार्टनर्स की जरूरत नहीं, आप पिवट कर रहे हैं। सो फिर इन्होंने 12 में इसका नाम चेंज किया रीबैलेंसिंग, कि हम एक रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। बेफिक्र हो जाए, मिडिल ईस्ट वाले यूरोप वाले भी, हम एशिया में भी मौजूद रहेंगे, मिडिल ईस्ट और यूरोप को भी सपोर्ट करेंगे। और ये सारे पिछले जो फीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कर क्यों रहे थे? अब यूएस फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, 21st सेंचुरी की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो लार्जली यूएस फॉरेन पॉलिसी रिएक्टिव अप्रोच पर चल रही है, जो कि एक बहुत डिफेक्टिव अप्रोच है। कंटेनमेंट ऑफ चाइना, दैट इज कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जो लार्जली पर्पस है। और अगर हम इस रीबैलेंसिंग के बाद फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इंडो पैसिफिक पॉलिसी भी देखें, वो ज्यादा एलैबोरेटिव है, लेकिन नेचर सेम ही है। तो वो थोड़ा सा पैसिफिक से जरा और इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में बात आ गई, लेकिन नेचर सेम ही। चाइनीज रिस्पॉन्स क्या है, दैट्स, ये पोर्शन बड़ा मजेदार पोर्शन। चाइनीज रिस्पॉन्स बेसिकली 3 एकेडमिक आर्गुमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में घूमता है। पहला एकेडमिक आर्गुमेंट है कि नथिंग मैटर्स, ये जितना रीबैलेंसिंग का स्ट्रक्चर है, इसमें जो हैवी फाइनेंसेस एंगेज होने हैं, और इतना यूनाइटेड स्टेट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी मौत आप मर जाएगा, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है इस पे, इसको इसको रिएक्ट करने की। ये जो स्कॉलरशिप है, ये 2 बड़े नाम जो इसमें, यो जेंगलियांग और दूसरा रुआन जोंगजी, ये 2 बड़े स्कॉलर्स कि जिनके ख्याल में चाइनीज को इस मैटर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करना चाहिए। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, जिसने कहा जनाब ये तो है ही हमारी कंटेनमेंट और हमारे खिलाफ ही, और हमें इसको बड़ा स्ट्रिक्ट चाइनीज को जवाब देना चाहिए। ये फिर फैन गाओ युई, काफी मुश्किल नाम है। मुझे तो खतरा है सुपर पावर बन गए तो कैसे याद रखेंगे हम इनके नाम। ठीक है जी, फैन गाओ युई इसका बड़ा एडवोकेट है। साथ वेस्ट से भी एक फिलिप्स सी सॉन्डर्स, कि भाई रिस्ट्रिक्ट जवाब देना चाहिए, बड़ा सख्त जवाब देना चाहिए। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट कि चाइना मस्ट नॉट ओवर रिएक्ट, चाइना को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो असर्टिव भी हो बट स्विफ्ट भी हो। ये स्कूल ऑफ थॉट हमें डोमिनेट करता नजर आता है।
इसमें स्कॉलरशिप युआन पैंग और दूसरा जियांग क्यूआई क्विंग। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे यहाँ भी क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ भी ऐसी ही डिवीजन हो कश्मीर से रिलेटेड, कि कोई एक ग्रुप कहे कि हमें डील कर लेनी चाहिए इंडिया के साथ, दूसरा ग्रुप कहे नहीं, हमें अनकम्प्रोमाइजेबल होके चलना चाहिए, और तीसरा कहे कि कोई मिडिल वे निकाल लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सारी स्कॉलरशिप यहीं पे बैठी रहती है, कोई इस तरफ आता ही नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ पीस के लिए कोई इस तरफ आता ही नहीं। बस एक अनकम्प्रोमाइजेबल जीरो सम गेम की डोमेन जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने सजा दी है, दोनों तरफ की एस्टेब्लिशमेंट, वही बस हमारे एकेडमिक स्कॉलरशिप भी, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी, जो रिसर्च आर्टिकल्स भी हम देखते हैं कश्मीर से रिलेटेड, बस यही बातें हो रही होती हैं। हाँ जी, ये इंडिया यूं कर रहा है, इंडिया यूं कर रहा है, इंडिया यूं कर रहा है, हम क्यों नहीं इस तरह की? अगर चाइनीज हम देखते हैं कि वहां पर इतनी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में चीज सामने आ रही, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, आप ना कोई डील करें, ना कोई मिडिल वे निकालें, लेकिन एकेडमिक स्पेस अगर मिले, और ऐसा भी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट रोकती है, हम खुद ही डरपोक लोग हैं कि ओहो अगर लिख दिया तो को ब्लैक वीगो ना आ जाए, तो ये ना आ जाए, वो ना हो जाए। भाई आप एक ओपिनियन दे रहे हैं, आप कोई मुल्को कौम की खिलाफ, कोई दो कौमी नजरिया के खिलाफ, किसी आला अफसर के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बात करना भी जो है वो उसको नहीं समझा जाता। अच्छा, तो बस जी इसी पे रट्टे रहो कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, और लोग भी इसी को बाय करते हैं। सेम इज द केस विद इजराइल। भाई ना आप तस्लीम करो, लेकिन डिबेट तो होने दो, कोई बातचीत तो हो, कोई लिखा तो जाए, कोई बोले तो सही। चलो बोलने वाले तो ठीक है, एक स्टंट ही होता है, लेकिन एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में लिखना, वो हमारे यहाँ नहीं। स्कॉलरशिप बहुत डरपोक स्कॉलरशिप है यहाँ की। खैर, लो जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल का, हाँ जी, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्यों यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? तीन बड़े फैक्टर्स हैं जी। एक तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना, और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 से शुरू हो चुकी हुई है। एक तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना जी, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स समझता है फिर कि मल्टीपोलैरिटी का थ्रेट तो शुरू हो चुका है, और उसमें फिर एशिया से थ्रेट आना है, तो एशिया में हमारा एक स्ट्रांग पार्टनर होना चाहिए। और तीसरा फिर जो इकोनॉमिक ग्रेविटी है ऑफ एशिया, बड़ी तेजी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और उसमें यूएस का को बड़े पार्टनरशिप चाहिए। तो एक ग्रैंड इंडियन ओशन रीजन में जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तीन बड़े पार्टनर्स जो साथ एंगेज करें। अब इस पार्टनरशिप का जो खास तौर पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, आप थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दे सकते हैं, लिमाओ का दे सकते हैं आप, फिर नेवल जो अपग्रेडेशन इंडियंस की अमेरिकन ने, फिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया, ब्ला 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 ब्ला, मोस्ट रिसेंटली बेका का एग्रीमेंट हो गया, ये वो आप चीजें बता सकते हैं, फैक्ट्स दे सकते हैं बीच में। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है कि यूएस, आप इसको अपनी ज़्यादा पैराग्राफ में लिखेंगे, मैं एक स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ। मिडिल ईस्ट में की अलाय यूएस के, ये कनेक्शन बन रहा है आप 2016 से 20 में, ये कनेक्शन। और मिडिल ईस्ट के अलाय सबको पता है, मैं बात कर रहा हूँ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई। ये जो नेक्सस बन रहा है, इसके फिर कंसर्न्स फॉर पाकिस्तान भी, ये कंसर्न्स फॉर ईरान भी, ये कंसर्न्स ऑफ चाइना भी है, ये कंसर्न्स ऑफ रशिया भी है। हम रशियंस को इस ग्रैंड इंडियन ओशन रीजन से अलग नहीं कर सकते। चाइनीज तो ऑफ कोर्स उसका पार्ट एंड पार्सल बनते ही बनते। सो सो हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हम देखते हैं कि ईरान भी चाइना के साथ एग्रीमेंट्स कर रहा है, रशियंस के साथ
आर्म डील्स कर रहे हैं, पाकिस्तान भी चाइना की तरफ लिनिज होती जा रही है, रशियंस के साथ भी आप इनकॉर्पोरेट होते जा रहे हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल का जवाब जाएगा कि ये इंडियन ओशन रीजन द ग्रेट गेम नाउ इन सी। सो इस कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के साथ कि रीजन का जो सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसमें हमें बड़ी फिर शिफ्ट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस इस यूएस इंडिया कनेक्शन की वजह से नजर आती। सो ये थे जी। और उसके बाद फिर अगला सवाल, क्रिटिकली एग्जामिन यूएस चाइनीज सॉरी स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड वन बेल्ट। अच्छा जी, वन बेल्ट वन रोड, आज इसका नाम हो गया बीआरआई। चाइना का विजन क्या? अच्छा, एक चाइना का विजन तो डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जी। डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको नहीं पता तो साउथ साउथ कॉपरेशन को थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। एक तो एक ग्लोबल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में कि थर्ड वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा जी। तो एक तो ग्रैंड विजन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा फिर इनका स्ट्रेटेजिक पर्पस, जो मलाक्का डायलेमा है, ये हु जिनताओ ने 2003 में पहली दफा ये वर्ड यूज किया था। तो मलाक्का डायलेमा, इसको भी जरा जरूर देख लीजिएगा। तो उसको भी एड्रेस करना है, तो एक स्ट्रेटेजिक पर्पस भी है। और साथ जो इन्फ्लुएंस है फिर अमेरिकन का, उसको भी एड्रेस करना है। और तीसरा फिर जो उसका डोमेस्टिक पर्पस है, वो फिर आपकी वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, एंड फिर वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि सारी आबादी आपके ईस्ट में। सो इन तीन ग्रैंड पर्पस के साथ आप जो है वो इस सवाल का जवाब लिखेंगे। और ये बड़े इनमें ढेर सारी बातें आनी, लेकिन तीन ये बड़े विजन्स हैं, एक डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, फिर स्ट्रेटेजिक पर्पस, जो पूरा आप साउथ चाइना सी, मलाक्का डायलेमा, 80% ऑयल यहीं से गुजरता है, इनका 80% एक्सपोर्ट यहीं से है। उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर जो इसका वन बेल्ट वन रोड का जो मैरीटाइम जो प्लान है, उसको आप उसका जिक्र करेंगे। फिर डोमेस्टिक कंसिडरेशंस भी इनकी हैं, उनको भी डिटेल में बताएंगे फिर। सो ये सवाल इस पैटर्न पे जाना। बाकी दो छोटे छोटे सीधे सीधे शॉर्ट नोट हैं, वो तो गूगल लिमाओ, सीधा सीधा गूगल कर लेंगे। बाकी तो कोई इशू नहीं है सच। मैं कोशिश करूंगा जी कि डेली बेसिस पे इसी तरह अपलोड कर दूं। और आप लोगों के फीडबैक का शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी फीडबैक ज़रूर देते रहें जी। थैंक यू वेरी मच।